तो स्वागत है आप सभी का हमारी अगली वीडियो में, जिसमें जैसे कि आप सभी जानते हैं पिछली वीडियो में आपको दो चर रैखिक समीकरण के बारे में बताया जा रहा था। तो टॉपिक हमारा अभी वही है, दो चर रैखिक समीकरण। तो इसमें आपको आरेख विधि से सवाल को हल करना और समीकरण का आरेख बनाना, उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना और विलोपन विधि से समीकरण को हल करना, इसके बारे में आपको बताया जा चुका है। और हम लोग अब इसके आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारी अगली विधि है वज्र गुणन विधि। अगली है हमारी वज्र गुणन विधि। इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे हम लोग मान लें कि हमारे दो समीकरण दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। ये हमारा मान लेते हैं पहला समीकरण दिया है। और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिया है। अगर ये हमारे दो समीकरण हैं तो इनके गुणांक हमें पता है। ये क्या होते हैं, ये आपका अचर पद है और ये आपके गुणांक हैं। तो वज्र गुणन विधि में इन्हीं गुणांकों की सहायता से यक्स और वाई का मान निकाला जाता है। तो जो होता कैसे है, यक्स अपान में b1 अपान b2 c1 अपान c2 इक्वल टू y अपान में c1 अपान c2 और यहाँ पे a1 अपान a2 बराबर 1 अपान a1 अपान a2 और ये b1 अपान b2। इसका हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। वज्र गुणन विधि में इनके गुणांकों का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके इसका मान निकाला जाता है। तो अगर हम लोग इसको सिंपल फॉर्म में लिखना चाहें तो यक्स बटे में हमें होगा b1 इंटू c2 b1 इंटू c2 और माइनस में b2 इंटू c1। ये सिंबल आप हमेशा याद रखेंगे, ये सिंबल आपका हमेशा माइनस का ही आएगा और ये बराबर होगा आपके y के c1 इंटू a2 माइनस में c2 इंटू a1 के। ये भी आपका बराबर होगा 1 अपान a1 इंटू b2 माइनस में a2 इंटू b1 के। तो ये आपका वज्र गुणन विधि है। अगर इसे हम लोग समीकरण 3 मान लें, यही आप मान के चलिए, यही आपका समीकरण 3 जो है यही आपका मेन रूल है। इसी रूल की सहायता से हमें दोनों समीकरण के मान ज्ञात करने हैं। यक्स का मान निकालने के लिए गुणांकों को जब हम लोग सरल करेंगे तो हमें एक अचर मिलेगा और यहाँ पे भी एक अचर मिलेगा y के साथ भी, और यहाँ पे 1 अपान में एक अचर मिलेगा। अगर ये तीनों बराबर हैं तो ये भी इसके बराबर होगा। अगर इन दोनों को हम लोग बराबर करेंगे तो यक्स का मान निकल जाएगा। उसी तरह दूसरे पार्ट में हम लोग इसको इसके बराबर दिखा के y का मान निकाल लेंगे। इसी को बोलते हैं वज्र गुणन विधि। तो इससे हम लोग एक आध सवाल देख लेते हैं। जैसे कि आपका समीकरण दिया है 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। 3x माइनस 5y इक्वल टू 20। ये आपका पहला समीकरण है। और दूसरा समीकरण दिया है 7x प्लस 2y इक्वल टू 17। 7x प्लस 2y इक्वल टू 17।
ये आपका दूसरा समीकरण है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा जो समीकरण है ये मूल रूप में नहीं है कि जिसमें इसको होना चाहिए। तो मूल रूप में लाने के लिए हम जो अचर पद है उसका दूसरे पक्ष में स्थानांतरण करेंगे। तो अगर यहीं पे हम लोग करके देखते हैं, अगर इधर प्लस में था दूसरे साइड में जाएगा तो सिंबल चेंज हो जाएगा, ये आपका माइनस में हो जाएगा, -20 = 0 के हो जाएगा। ये आपका पहला समीकरण मिल जाएगा। और यहीं पे अगर हम लोग यहाँ पे करें 17 भी इधर प्लस में था, इधर आएगा माइनस में हो जाएगा और बराबर 0 के। ये आपका दूसरा समीकरण हो गया। अगर हम लोग इससे तुलना करें तो गुणांक हमें पता चलेगा, ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, ये c1 है और ये c2 है। क्योंकि यहाँ पे सब हमने प्लस में रखा था तो गुणांक भी कैरी करेंगे। तो हमें इससे मिला a1 = 3 पॉजिटिव में, a2 = 7 पॉजिटिव में और b1 = माइनस में 5 और b2 = पॉजिटिव में 2 और c1 क्या है माइनस में 20 और c2 क्या है माइनस में 17। तो ये मान हम लोग यहां पे अगर रखें तो हम इस सवाल का हल जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। तो यहीं पे हम लोग ये मान रखते चलते हैं। यक्स अपान में b1 क्या है -5, b1 है हमारा -5 इंटू c2 है -17, फिर यहाँ पे माइनस में, उसके बाद b2 है हमारा +2 और c1 -20। ये बराबर होगा y अपान में c1 जो कि हमारा माइनस में 20 है इंटू a2 के, a2 हमारा पॉजिटिव 7 और यहाँ पे फिर माइनस, उसके बाद c2 जो कि हमारा -17 है इनटू में a1 जो कि पॉजिटिव 3 है। ये बराबर होगा 1 अपान में a1 3 इंटू b2 2 के माइनस में a2 यानी कि 7 इंटू b2 यानी कि -5। इसमें हमें एक बात का बहुत ध्यान रखना है, मान जो हमारे हैं एग्जैक्ट हमें वही रखना है सिंबल के साथ में। और कैलकुलेशन करते टाइम सिंबल का बहुत खास कर हमें ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एक भी पॉजिटिव निगेटिव में कोई भी डिफरेंस आ गया तो सवाल का हल हमारा गलत हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग इसको और सॉल्व करते हैं। तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस में है, इनका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस में हो जाएगा। और ये 17 × 5 85। उसके बाद में माइनस ये ऐसे ये माइनस है, इसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 20 दूनी 40 हो जाएगा, लेकिन आएगा माइनस में, तो माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा। तो 85 + 40 ये आपका मिला यक्स के अपान में। उसके बाद वाई के अपान में हम लोग देखते हैं 7 दूनी 14 माइनस में 140 आ जाएगा। ये आपका होगा माइनस में 140 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सिंबल हम लोगों को यहाँ पे प्लस में आ जाएगा। उसके बाद 17 × 3 ये आपका हो जाएगा 51, ये हो गया। उसके बाद यहां पे 1 अपान में 3 × 2 6 और माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा और 7 × 5 = 35, ये आपका हो गया। तो अब इसको हम लोग जोड़ते हैं, ये आपका मिलेगा। इसी के आगे का प्रोसेस यहां पे हम लोग लिख रहे हैं। यक्स अपान में 85 + 40 ये हो जाएगा आपका 125, ये हो गया इक्वल टू y अपान में
-140 है प्लस 51 है, तो ये अगर हम लोग करेंगे तो मान हमें यहाँ पे माइनस में ही मिलेगा। तो अगर 140 से हम लोग 51 माइनस कर देंगे तो ये हमें मिलेगा 89, और इक्वल टू 1 अपान में ये आपका जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा आपका 41। तो ये हमें मिला x अपान में 125, y अपान में -89 और 1 अपान में 41। तो अब हम क्या करेंगे, ये तीनों अगर बराबर हैं तो ये दो भी आपस में बराबर होंगे, यानी कि x अपान 125 बराबर होगा 1 अपान 41 के। क्योंकि ये तीनों बराबर हैं तो ये दो भी बराबर ही होंगे। तो ये आपका इधर चला जाएगा, डिवाइडर में है तो मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 125 अपान में 41। ये आपका यक्स का मान है, ये आपका यक्स का मान है। इसी तरह y का मान निकालेंगे हम लोग। y अपान में दिया है माइनस में 89 इक्वल टू 1 अपान में 41। ये आपका आएगा, इधर हो जाएगा -y इक्वल टू हो जाएगा 89 अपान में 41 के। तो माइनस अगर हम लोग यहां से हटाना चाहते हैं तो माइनस से गुणा करना पड़ेगा, तो ये y आपका पॉजिटिव हो जाएगा और ये आपका पूरा निगेटिव हो जाएगा। तो ये आपका था वज्र गुणन विधि, जो कि ये आपको फॉर्मूला मिला है। ये आपका फॉर्मूला है वज्र गुणन विधि का, और ये हमारा सवाल था जिसे हम लोगों ने सॉल्व किया है वज्र गुणन विधि से, और इसे सॉल्व करने पे हमें मान मिला है, यही पे हम लोग लिख देते हैं, x बराबर मिला है 125 अपान में 41 और y इक्वल टू मिला है माइनस में, y इक्वल टू है माइनस में 89 अपान 41। ये आपका इस सवाल का हल है। तो इस तरीके से हम लोग वज्र गुणन विधि की सहायता से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, और अगर इस सवाल से रिलेटेड या पिछले किसी भी वीडियो से रिलेटेड कोई भी अगर आपको समस्या आती है तो कमेंट सेक्शन में अपना सवाल जरूर पूछिए। इतना आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो ये था आपका वज्र गुणन विधि, और आगे हम लोग देखते हैं इसमें आपके दो चार रैखिक समीकरण में जितने भी टॉपिक थे, जितने भी नियम थे इसको समीकरण को सॉल्व करने के, उसके बारे में हमने आपको बता दिया है। और इसमें जो है, जैसे ये आपका दो समीकरण अगर दिए हों तो रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कुछ प्रतिबंध होते हैं, उनके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो प्रतिबंध क्या है, अगर ये आपके गुणांक हैं, इसमें अगर a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2,
अगर ये a1/a2 यानी कि x के गुणांकों का अनुपात और y के गुणांकों का अनुपात अगर बराबर नहीं आ रहा है, तो जब हम लोग इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये किसी न किसी पॉइंट पे एक दूसरे को काटेगी। ये इसका प्रतिबंध है कि अगर x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है तो उसका एक ही हल मिलेगा, वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटेगी। और दूसरा प्रतिबंध क्या है इसमें कि यदि a1/a2 बराबर है b1/b2 के और ये दोनों b1/b2 इक्वल नॉट टू c1/c2 के, यानी कि x का गुणांक x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर है, परंतु ये अचर पद के अनुपात के बराबर नहीं है। तो इसे जब हम लोग ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे, जैसे ये था, ये आपका एक पॉइंट पे काटेगा, ये आपका हल मिल जाएगा। अगर ये आपका पहला प्रतिबंध है, अगर x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर नहीं है तो उसका एक ही हल मिलेगा। और ये आपका दूसरा प्रतिबंध है कि अगर x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर है, परंतु ये अचर पद के अनुपात के बराबर नहीं है, तो जब इसे आप लोग ग्राफ में प्रदर्शित करेंगे तो ये आपको एक समांतर रेखा ही मिलेगी। ये आपको समांतर रेखा ही मिलेगी। इसका तात्पर्य क्या होगा कि इसका हमें कभी भी कोई हल प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। और तीसरा प्रतिबंध है इसी में, यदि ये तीनों बराबर हो, कि यदि x के गुणांकों का अनुपात y के गुणांकों के अनुपात के बराबर है और ये अचर पद के अनुपात के भी बराबर है, तो इनको जब हम लोग एक रेखा पे प्रदर्शित करेंगे x अक्ष और y अक्ष के आधार पर इनके मानों की सहायता से जब हम लोग इसको इस पे प्रदर्शित करेंगे तो इसका हमें अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये दोनों रेखाएं समरूप है, एक दूसरे के ऊपर से ही जाएंगी। तो यानी कि अगर हम कोई भी पॉइंट उठा लें तो ये दोनों रेखा का हल है। इसका तात्पर्य ये है कि अगर ये तीनों बराबर हैं तो इस रेखा के अनेक हल हो सकते हैं। तो सवाल जैसे कि बोर्ड पेपर में सवाल पूछे जाते हैं, आपको इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड सवाल पूछे जा सकते हैं कि यदि आपको दो समीकरण दे देगा, बोलेगा कि उसका आरेख विधि से हल करिए या आरेख पर प्रदर्शित करिए, उसके बारे में सबसे पहले वीडियो में आपको बताया गया। दूसरा, या फिर आपसे बोलेगा प्रतिस्थापन विधि से हल करिए, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए भी आपको दूसरी वीडियो में बताया जा चुका है। और अगर ये दोनों आपको नहीं कहता है तो आपसे क्या कहेगा कि उसे विलोपन विधि से हल करिए, तो विलोपन विधि से हल करने के बारे में भी आपको बताया गया है। और अगर आपसे कहे कि बज्र गुणन विधि से हल करिए तो इसके बारे में अभी आपको बताया गया। या फिर ये भी सवाल उठ सकते हैं कि प्रतिबंध के बारे में कि यदि x के गुणांकों का अनुपात इनके बराबर नहीं है तो वो रेखा क्या करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करेगी, उसका एक हल प्राप्त होगा। और अगर x का गुणांक y के गुणांक ये बराबर हो और अचर पद के बराबर ना हो तो ये समांतर रेखाएं प्रदर्शित करेंगी, ये कहीं पे भी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी, यानी कि इसका कोई हल नहीं है। और अगर ये तीनों बराबर हैं तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, क्योंकि ये दोनों रेखाएं समरूप रहेंगी, एक दूसरे के ऊपर से ही जाएंगी। इससे रिलेटेड भी सवाल आपसे बोर्ड पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो ये आज आपकी वीडियो थी।
वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल जरूर पूछें। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।